समझ लो, जब 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, वो पूछ रहे हैं। और 0 से लेकर 9 तक जब लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? 1 से लेकर 9 तक एक से नहीं लिखवा है, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि बताइए कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर गलती से 0 ऐड हो जाए तो इसे होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसे बोलते हैं। ये बताओ कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक हमको 1 से लेकर 9 तक संख्याएं दी थी। आप लोगों को इतना बात तो पता होगा, 0 का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे, यानी कि 0 का आविष्कार तो बाद में हुआ है ना। पहले जो संख्या नेचुरल प्राकृतिक जो हमको संख्या दी थी वो 1 से लेकर 9 तक दी थी। 0 तो हम लोग खोज किए, तो 0 को जब मिला दिया तो पूर्ण संख्या हो जाती है। कौन संख्या है? पूर्ण, यानी कि इसके अलावा कोई संख्या नहीं। बात समझ गए? 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और 1 से लेकर 9 तक को नेचुरल नंबर बोलते हैं। याद रखना, याद रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसे लिख लेना और क्या अपने मन से। अब देखो कल नंबर्स को लिख लो। कल नंबर्स को देखो, अभिनंदन, नंबर्स को कल हम लोग रिप्रेजेंट किए थे। देखो तुम नहीं देखते नंबर्स होता है, नंबर्स उसको कई प्रकार से लिखते हैं। देखो नंबर्स में सबसे पहले क्या आता है जी, बताओ। नंबर्स में कौन सी संख्या आती है? सबसे पहले डेसिमल नंबर आता है, तो 2 प्रकार का आता है। डेसिमल नंबर, डेसिमल मतलब दशमलव संख्या। और एक आता है क्या, इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर्स आता है। क्या आता है? इंटीजर्स। सबसे पहले डेसिमल नंबर आता है। डेसिमल नंबर भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि दशमलव पद्धति बताइए, तो दशमलव में 2 प्रकार का डेसिमल नंबर भी आता है। एक होता है रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल सिस्टम, अभी हिंदी इसका बताएंगे। रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन रेकरिंग। आप लोग ऐसा सीखते जाएंगे कि वैसे ही आप लोग को याद होता जाएगा। एक शब्द से 10 शब्द बने। नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? एक होता है रेकरिंग, एक होता है नॉन रेकरिंग। इंटीजर्स में भी होता है, 3 प्रकार का होता है। तो जो आपका इलाज इंटीजर्स 3 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, क्या करो अभी इसका एग्जांपल बताएंगे, पॉजिटिव। और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है 0। जो हार्ट का, ये हमारा क्या होता है? इंटीजर्स भी होता है। बात समझ गए? अब इसका भी अभी कई रूप होता है। देखो ध्यान से, नंबर्स जो हम लोग पढ़े थे कल, और नंबर्स देखे थे। नंबर्स में 2 प्रकार का नंबर्स हम दिखाते हैं। एक हमारा इंटीजर से दिखाता है और एक दशमलव में दिखाता है। ये तो दिखाता है इंटीजर से दिखाते हैं और दशमलव में दिखाता है। देखो दशमलव में रेकरिंग होता है, जो रिपीटेड होता है। दशमलव क्या होता है? रिपीटेड होता है। जैसे देखो एग्जांपल देख लो, रिपीटेड होता है, रिपीटेड होता है। जैसे 3.33, देखो 333 का रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीटिंग हो गया है कि नहीं? रिकरिंग हो गया, बार-बार जिसका रिपीट हो रहा है रिकरिंग हो गया। जैसे 1.66 ये हमारा देखो रिपीटेड है, तो रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। बोलो बात चलिए, रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग में जो रिपीटेड ना हो, जैसे एग्जांपल में 3.7215 ऐसे आ रहा है। देखो कोई संख्या रिपीट हो रही है, नॉन रिकरिंग होगा। पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति नहीं है। जिसका पुनरावृत्ति बार-बार आता है उसे पुनरावृत्ति, और जिसका आप बार-बार नहीं आता है तो उसे पुनरावृत्ति नहीं बोलते। देखो जरा ध्यान से, आपके जो पेशेंट उनका इलाज ये सब क्या है? ये भी नॉन रिकरिंग है। क्या है? नॉन रिकरिंग है। ये रिकरिंग है कि नहीं? बटा में भी लिखे थे 1/3 है, ये भी हमारा क्या है? रिकरिंग है कि नहीं? ये भी हमारा क्या है? रिकरिंग। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस वाली संख्या 1 से लेकर 1 +2 +3 +4 है कि नहीं? ये सब हमारा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस जिसमें आएगा है कि नहीं? और जिसमें नेगेटिव होगा उसमें माइनस आएगा। देखो नेगेटिव में क्या है? -1 -2 -2 -3
ऐसे हमारा आता जाएगा माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसा आता जाएगा। और इंटीजर 0 एक प्रकार का इंटीजर। अच्छा नंबर्स में एक चीज और दिखाती है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है? लेकिन इसमें लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड इनका ज्यादा फ्रेंच वर्ड, ये इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है इमेजिनरी नंबर? ग्रीक यूनानी भाषा और इमेजिनरी नंबर माइनस में माइनस रूट में -1 होता है, इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इमेजिनरी नंबर किसे बोलते हैं, तो माइनस में अगर कोई भी संख्या आ जाए तो माइनस करके तो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है इमेजिनरी। वायु से बना हुआ है, इसका मतलब लाइट होता है। और तो ये हमारा था नंबर्स का डिवीजन। नंबर्स को देखो तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक हमारा डेसिमल सिस्टम है, एक हमारा इमेजिनरी नंबर हमारा होता है, और एक हमारा होता है इंटीजर्स। अब डेसिमल में होता है रेकरिंग, मतलब जिसका पुनरावृत्ति बार बार पुनरावृत्ति आ रही है। नॉन रेकरिंग में जिसका पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति जिसका नाम इमेजिनरी में जिसमें माइनस माइनस संख्या आ जाती है उसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इंटीजर्स में तीन प्रकार के इंटीजर्स होता है, एक हमारा तो पॉजिटिव इंटीजर, एक हमारा नेगेटिव इंटीजर, एक होता है हमारा जीरो। जीरो भी एक प्रकार का इंटीजर है और पॉजिटिव इवन नंबर है। कल बताया था पॉजिटिव इवन नंबर है जीरो, हमेशा पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। बताइए जीरो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखो। पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर नेगेटिव सम माइनस से अगर उसको गुणा करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना समझ जाइए, हमेशा वो पॉजिटिव और इंटीजर मान लीजिए हमेशा पॉजिटिव में रहता है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में आता है, माइनस में करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। फिर से जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वो जीरो बना देता है सभी संख्याओं को, माइनस को भी खत्म कर देगा। इसी तरह ये गलत सब होता है कि जीरो एक नेगेटिव संख्या पॉजिटिव संख्या। नहीं बिल्कुल गलत बात है, पॉजिटिव इवन नंबर है। क्या पॉजिटिव इवन नंबर? कई लोग ये भी नहीं जानते कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ये हमेशा इवन नंबर सम संख्या है। दोनों बोलते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं तो दोनों नहीं जीरो सम संख्या है, हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे, अभी प्रूफ करेंगे इसी क्लास में, अभी प्रूफ करके दिखाएंगे कि जीरो प्लस वाला है कि नेगेटिव है, ठीक है अभी प्रूफ करेंगे। ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, हम बताएं कि जीरो पॉजिटिव और इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन याद रखना, यानी कि धनात्मक संख्या इवन मतलब सम संख्या, ये दोनों है, ये जीरो पढ़ा रहेगा। हाँ कल भी हम पढ़ाए थे, लेकिन आप लोग के लिए फिर से किया नंबर सिस्टम को, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर भी होता है तीन प्रकार का, बताया था तीन प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं? तीन प्रकार का होता है, एक होता है इवन नंबर, बताइए सबको इवन नंबर, और एक होता है ऑड नंबर विषम संख्या, और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है नंबर्स लगा लीजिएगा। इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जो दो से कट जाए, सिंपल है कि वो इवन नंबर होता है। इवन नंबर जो दो से कट जाए, 2 है 4 है 6 है, अपने मन से लिख सकते हैं आप लोग, है कि ऑड संख्या होता है, देखिए 1 भी ऑड संख्या है, इसको किसको पता है? जो भी है 1 ऑड संख्या है, देखिए। और 3 जो है ये हमारा ऑड संख्या है, 5 भी हमारा ऑड संख्या है, 7 भी हमारा ऑड संख्या है। वैसी संख्या जो दो संख्या है वो हमारा क्या होता है? ऑड संख्या। सबसे छोटा इवन नंबर पूछे तो 2, और सबसे छोटा अगर कोई पूछे कि ऑड नंबर में क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बताइए छोटा इवन नंबर क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है, लेकिन 1 भी क्या हमारा ऑड नंबर है, 1 से शुरू होता है, ध्यान देना। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो एक से अधिक संख्या से कट जाता है वो हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 4 में तो 4 से बड़ा 2 से, अब देखो क्या हो गया 6 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया 9 हो गया, ये हमारा सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। जो एक से ज्यादा संख्या से कटता है वो हमारा कंपोजिट नंबर, इसका एक से ज्यादा फैक्टर हो। एक्चुअली मतलब अगर सही तरीके से इसका डेफिनेशन बताएं कंपोजिट नंबर का, जिसका एक से ज्यादा फैक्टर हो वो हमारा कंपोजिट नंबर है। बात समझ गए? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बताइए कौन सा कंपोजिट नंबर है, पूछता है क्वेश्चन, रेलवे में पूछता है क्वेश्चन कंपोजिट और इवन, ये सारा क्वेश्चन जितना भी है सब पूछता है, ठीक है। आप लिखिए इसको जल्दी से, एक क्वेश्चन पूछ ले। हां इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर सिस्टम में। एक नंबर का है, ये 2 नंबर डेसिमल था ना, वो टर्मिनेटिंग भी था, बता रहा टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल जो था उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉन रेकरिंग जो था उसे टर्मिनेटिंग नहीं बोलते हैं। अच्छा उसको भी दिखा रहे हैं, देखो रेकरिंग डेसिमल में टर्मिनेटिंग कैसे होता है? टर्मिनेटिंग मतलब उसको हम हटा सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं, लेकिन नॉन रेकरिंग में दशमलव को हटा नहीं सकते हैं। बोल रहे हैं कि रेकरिंग जो था उसमें दशमलव को हम हटा भी सकते हैं, लेकिन नॉन रेकरिंग जो नंबर्स था ना उसमें दशमलव को हम हटा नहीं सकते हैं, किसी भी तरह करके, कैसे भी करके हम दशमलव को नहीं हटा सकते नॉन रेकरिंग में। अब दिखा रहे कैसे, देखो रेकरिंग जो डेसिमल था ना, जैसे 1.3333 करके था, इसका मतलब ये होता है ना कि जिस संख्या का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है
उस पे बार लग जाता है, 1.3 पे बार लगा सकते हैं, ये समझे। उसमें कभी भी चाबी हम बोल रहे हैं कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, उसका मतलब ये होता है ना कि उस संख्या पे बार है, क्या है बार, और बार को आसानी से हटा सकते हैं। कल बताए थे बार को कैसे हटाएंगे, 1 3 और अपॉन में क्या कर देंगे 0 क्या करेंगे, 9 बार हटाते हैं तो 9 करते हैं, बिना बार वाला हटाते हैं तो 0 0 समझ के बातों को। तो हम इसको हटाते, देखो 10 में हट गया ना, ये संख्या 2 ऐसे में रहेगा ऐसे- तो 2 9 हाँ, दो संख्या रहेगा 2 9 लगेगा, अभी उसको बता रहे हैं, ये हमारा हो गया, हटा दिए ना। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1.676767 ऐसे हमारा बढ़ रहा संख्या, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा संख्या देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा 1.67, देखिए रिपीट हो रहा है तो 6 7 में बार लगा सकते हैं। देखो दो संख्या रिपीट हो रहा है ना, तो दो संख्या बार लगा सकते हैं, समझ गए बातों को, समझ गए। अब देखिए कि 167 और अपॉन में क्या हो जाएगा, डबल 9, दो बार हटाएंगे तो डबल 9, कल बता चुके हैं कल का क्वेश्चन। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब जिसको दशमलव हटा सकते हैं उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, समझ गए बात को। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग जो था, वो जो नॉन रेकरिंग वाला था, जैसे 1.6762 कुछ भी आ रहा है, ऐसे आता है। अब बताइए हम इसमें किस पे बार लगाएंगे, किस पे लगा पाएंगे बार, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये इसका यही आंसर होगा। बात समझ गए, इसको दशमलव हटा ही नहीं सकते हैं, कोई नहीं हटा सकता, बात समझ गए। तो ये हमारा होता नन बार वाला है, ठीक है। एक रेशनल और नॉन रेशनल, रेशनल नंबर देख लीजिए, रेशनल नंबर रेशनल होता है और एक नॉन रेशनल होता है। रेशनल मतलब वैसी संख्या होती है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं। रेशनल नंबर मतलब होता है ना p बाई क्यू के रूप में, अगर किसी संख्या को हम लिख लेते हैं p बाई क्यू के रूप में, तो हमारा रेशनल नंबर होता है। देखो कितनी भी जितना भी संख्या है सब रेशनल नंबर है, जैसे 1 भी रेशनल नंबर है, 3 ये भी रेशनल नंबर है, 5 ये भी रेशनल नंबर है। पता है कैसे, क्योंकि इसका बटा हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या नेगेटिव है तो रेशनल नंबर नहीं होगा, अंडर रूट में तो रेशनल नंबर नहीं होगा। अंडर रूट से बाहर निकालें, जैसे 2 मान लीजिए, 2 को अंडर रूट से बाहर हम निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं 1.73 लिखते हैं, 1.73 करके लिखते हैं 73। अभी इसके आगे और भी आता है, केवल ये इतना ही वैल्यू नहीं होता है, ये आप लोग को दिखाया जाता है ना, केवल इतना वैल्यू है, ये रेशनल नंबर नहीं है। गलती से अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पाई बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो रेशनल नंबर नहीं है। पाई का मान बताया गया ना कि 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता है, ये ध्यान रख। इसी दोनों कंफ्यूजन, यही दोनों पूछता है एग्जाम में, और कुछ भी नहीं पूछेगा तुमसे, बस यही दोनों पूछेगा, याद रख लेना। ये भी हमारा रेशनल नंबर नहीं है और पाई भी हमारा रेशनल नंबर नहीं, लेकिन गलती से अगर एग्जाम में 22/7 दिया है तो तुम कहोगे सर ये तो पाई का वैल्यू होता है, नॉन रेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि एग्जाम में पाई थोड़ा दिया है, पाई दिया है नहीं, वो तो डायरेक्ट 22/7 दिया ना, 22/7 रेशनल नंबर दिया, देखो p बाई क्यू के रूप में नहीं है। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ये होते हैं कि जानते हैं कि पाई का मान 22/7 है, तो एग्जामिनर देखो चालाक है, वो पाई नहीं देता है, क्योंकि बच्चा याद कर लिया कि पाई रेशनल नंबर नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट 22/7 देता है, और गलती से बच्चा वो भी टिक करता है कि ये भी रेशनल नंबर नहीं है। क्यों रेशनल नंबर नहीं, भाई पाई देता तब ना इसका वैल्यू अलग अलग होता है, लेकिन ये तो डायरेक्ट 22/7 दे दिया, 22/7 तो रेशनल नंबर है ना, तो ये बस यही पूछेगा रेशनल नंबर, और कुछ नहीं पूछेगा रेशनल नंबर, बता देना कुछ भी, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा रेशनल नंबर। फिर से √3 भी पूछ सकता है कि नहीं, में जितनी संख्या आती है ना, जैसे मान लो 4 आ गया रूट में, तो रूट में से 4 जो है 2 बाहर निकाल सकता है ना, तो रेशनल नंबर होगा, कंप्लीट नंबर है ना, कंप्लीट नंबर है तो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर कोई संख्या रूट में है तो रूट का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलता, रूट में 3 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा, बात समझ रहे हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो बस इतना ही लिख लो, बाकी कुछ नहीं पूछेगा रेशनल नंबर में, अगर पूछना होगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। हम बोले कि बार का कांसेप्ट खत्म करते हैं। देखो बार कई प्रकार का लगता है, इसका पूरा कांसेप्ट ही आज खत्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा बार में, अगर इसका नोट्स बनाएंगे। देखो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 3.73 पे बार है, तो बताइए इसको बाहर कैसे निकालेंगे। पहला टाइप नंबर फर्स्ट, एक टाइप का एक क्वेश्चन करा देंगे, खत्म हो जाएगा। देखो इसका पूछेगा कि बार हटा के बताइए कि इसका आंसर कितना है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ठीक है चारों में से देख लीजिए कौन सा पहले सॉल्व तो करें, सॉल्व कर देंगे। 3.73 पे बटा कर देंगे, क्या एक पॉइंट हो जाएगा, तो 999 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे दिया रहेगा। या तो हम कट कर सकते हैं, कट करने वाला अगर होगा ऑप्शन तो कट कर देंगे। गलती से अगर 3.73 दे और इस पे बार ना दे, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू पता है कितना होगा, 373 अपॉन में 100। देखो जब बार नहीं रहता है तो 0 0 लगाते हैं, और जब बार रहता है तो उस पे 9 9 लगाते हैं, याद रखना। एक ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप बार का, दूसरा क्वेश्चन देखिए
0.3255 पे बार दे दिया, आप क्या करेंगे? देखो ध्यान से, अब इसको लिखेंगे, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, जीरो खत्म करेंगे, 325 अपॉन में क्या करेंगे 9। अब बताओ ध्यान से समझना, एक बार था तो एक नहीं लगाए, और दो संख्या पे बार नहीं है तो दो जीरो लगाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है? नहीं समझे? समझे नहीं? हम बोल रहे थे कि एक संख्या पे बार है तो एक तो नहीं लगाएंगे, बार के लिए बार हट गया, ठीक है। बचा दो संख्या दशमलव में, तो दशमलव में जो संख्या उसके लिए जीरो लगाए, तो दो संख्या दशमलव पे दो जीरो लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें बाकी है, अभी क्या करेंगे, अब जो होगा संख्या, अब इसमें बस एक नया कंसेप्ट है कि इस 32 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखें, इस 32 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब ये फाइनल आंसर आएगा। बात समझ रहे हो? देखो ध्यान से, अब 32 को इसमें माइनस करेंगे तो 200 कितना आएगा जी, 3 और ये 9 और बटा में ये हमारा आंसर। याद रखो। तीसरा देखो, 2.3253 इस पे बार है। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले 2 3 दो पर बार लगा 2 5 9 तो अब बार कितने पे लगा है, डबल नाइन, दो संख्या पे, डबल तो क्या आएगा, 99 डबल जीरो, घटाएंगे क्या, समझ गए ना? इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा बाहर के, समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, बस सबसे बड़ा बार दे देगा ऑप्शन में, तो सबसे बड़ा बार देगा। देखिए बड़ा और छोटा पहचाना देगा, वो तो हम निकाल के चेक कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब बार जितना भी देगा उतना हम क्या करेंगे, 9 बढ़ा देंगे, खत्म। कांसेप्ट तो यही रहेगा ना, कांसेप्ट यही रहेगा, खत्म। ऐसा कभी नहीं करेगा ना, ऐसा कभी नहीं करेगा कि 3.2316 23 पे बार दे दे, ऐसे कभी नहीं होता, ऐसे संख्या ही नहीं लिख सकते। नीचे में बार नहीं आता है, ये सस्पिशन रहेगा आप लोगों को, इसलिए बता दिया, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बात समझ गए? बार पीछे ही आएगा, आगे कभी बार नहीं आएगा। समझ गए बात को? लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखिए, बहुत सारा कांसेप्ट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो वो बहुत प्लेटफॉर्म पे हो रहा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन है ये भी, नहीं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और अपने पास से भी क्वेश्चन लिए, कुछ उम्मीद है क्वेश्चन आने का, वो भी बता रहा है, सारा कांसेप्ट ही बता दे रहा है, समझ रहे हैं? अब देखिए तो मल्टीप्लाई वाला चेक कर लेते हैं। इवन में इवन का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, इवन मल्टीप्लाई इवन होगा तो क्या होगा विशाल, इवन क्या हो रहा है, इवन मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इवन ही होगा, 2 2 4। इवन में इवन का मल्टीप्लाई करता है तो इवन ही संख्या आती है, ध्यान देना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इवन में, अब पता नहीं पुलिस में पूछता है कि नहीं पूछता है, लेकिन इसमें भी पूछ सकता है, क्योंकि देखो हम बता रहे हैं कि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो एग्जाम का लेवल बढ़ाएगा तो एसएससी वाला एग्जाम का कुछ क्वेश्चन लेगा तभी तो उसका लेवल बढ़ेगा। तो एसएससी में सारा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए उस आगे लेवल तक का करवा दे रहे हैं, ताकि अगर लेवल बढ़ाएगा ना तो इसमें सब क्वेश्चन फंसेगा। इवन और ऑड में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इवन होता है। इवन में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वो इवन ही आएगा, क्योंकि इवन संख्या दो पहले से ही है, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, तो इवन ही आएगा, ऐसे ध्यान देना चाहिए। ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके से ऑड हो जाएगा, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड हो जाएगा। अब देखिए बता रहे हैं, इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे आप पूछ लेते हैं ना कि जीरो इवन नंबर नहीं है, इवन भी ऑड भी है। अब देखिए बता रहा है, ये बताइए कि हम मान लेते हैं इवन नंबर है जीरो, ठीक है, जीरो मान लेते हैं इवन नंबर है, ठीक है जीरो, तो यहाँ जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो रखेंगे, जीरो जीरो ऐड करेंगे, जीरो जीरो इवन नंबर आ गया। जीरो इवन नंबर है और ऑड संख्या मान लीजिए 3 रखती है, तो जीरो में 3 को ऐड करेंगे 3 ही आएगा ना, देखो ऑड नंबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ऑड में ऑड को, अब ऑड में ऑड को तो इवन नंबर माने जीरो को, यहाँ पे तो आएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए इवन नंबर नहीं, अब ऑड नंबर मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं ऑड संख्या, ठीक है, तो ऑड संख्या इसमें तो आएगा नहीं, तो खाली हो गया। अगला देखिए, इवन नंबर मान लीजिए 2 ले लिए और हम जीरो को ऐड ऑड माने हैं, विषम संख्या माने हैं, तो अब देखो यहाँ पे विषम संख्या रखे जीरो, अब मान लो यहाँ पे इवन 2 रख दिए, तो 2 में जब जीरो का ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो देखो ऑड आना चाहिए ना, तो 2 आ रहा है, जीरो गलती नहीं हो गया, नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? देखो हम लिख के दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि हम जीरो को इवन ले रहे हैं, इवन सम संख्या ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं, ये बताइए कि यहाँ पे इवन रखेंगे जीरो और यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो इवन नंबर सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई करना है। अगले देखिए इवन नंबर रखेंगे जीरो, जीरो रखें और यहाँ पे 3 रखें, ऑड नंबर कोई भी रख सकता है, 3 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, कोई भी रख सकता है, 7 भी रख सकते हैं, तो 7 अगर रखेंगे और जीरो में 7 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, तो देखो ऑड नंबर इस पे अच्छा किए हो, बता दिया। देखो ध्यान से, देखो पूछेगा ऑप्शन में दिया रहेगा, बस याद रख लेना 6
6 और 28 को, ये पूर्ण संख्या कैसी है वो हम बता देंगे। एक और भी होता है 9000 कुछ करके होता है, उनको याद नहीं आ रहा, बता देंगे। तो बस 3 ही होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या मतलब ये होता है ना कि जिसका फैक्टर करने पे और जिसका जोड़ने पर सेम वैल्यू है, नहीं समझे? जिसका फैक्टर और जिसका जोड़ सेम वैल्यू है। देखो ध्यान से, जैसे इसका अगर फैक्टर करें 6 को, तो 6 को फैक्टर अगर करेंगे तो 1 2 और 3 में टूट जाएगा, कोई दिक्कत है? 1 2 2 2 3 6 टूट जाएगा। अब 1 को 2 को 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जा रहा है? 6 आ रहा है। जोड़ने पर भी क्या है? 6 आ रहा है, कोई दिक्कत? ऐसे ही एक और पूर्ण संख्या आएगी, वो हम कल बताएंगे उसको। ठीक, पूर्ण संख्या ये होता है हमारा, दो संख्या होती है और ये डायरेक्ट एग्जाम में वही ऑप्शन दिया रहेगा, इसके अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है, वो ऑप्शन टिक कर देंगे हम हमारा आंसर। देखिए डिविजिबिलिटी रूल एक बार देख लीजिए, जल्दी से बता दे रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? पहले 2 से डिविजिबिलिटी, 2 से कौन सी संख्या कटती है ये पूछता है एग्जाम में। फिर 4 से भी कौन सी संख्या कटती है, फिर 6 से भी कौन सी संख्या कटती है, फिर किससे? 4 से नहीं, 8 से। 6 वाला बाद में बता देंगे। 8 से कौन सी संख्या कटती है, फिर 16 से कौन सी संख्या कटती है, फिर 3 से 32 भी आता है, 64 भी आता है, तो कई सारा आता जाएगा, तो बता देंगे एक कांसेप्ट उसको क्लियर हो जाएगा। 3 से कौन सी संख्या कटती है वो देखना है हमको, है कि? फिर किससे? फिर 5 से कौन सी संख्या कटती है, फिर 7 से कौन सी संख्या कटती है, फिर 9 से कौन सी संख्या कटती है, फिर 11 से कौन सी संख्या कटती है। यही हमारा डिविजिबिलिटी है, इसको चेक कर लेंगे। अब कैसे चेक करेंगे? अभिनंदन देखो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे। ऐसी संख्या ना, ऐसी कोई संख्या हो जिसका लास्ट का जो डिजिट हो, लास्ट वाला डिजिट की बात कर रहे हैं, इस वाले डिजिट की बात कर रहे हैं, इसमें या तो 0 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 8 आ जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से कटने वाली आनी चाहिए। कौन सी आनी चाहिए? 2 से कटने वाली। 0 भी आएगा तो भी 2 से कटेगा। जैसे सपोज एक संख्या मान लो 4 6 3, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है या 0 है या 4 है, मतलब 2 से कटने वाली संख्या अगर आ गई लास्ट में, तो वो संख्या हमारा किससे कटेगा? 2 से कटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस संख्या की बात करें, 4 से कौन सी संख्या कटेगी? 4 से संख्या वो कटेगी जो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटे। ये डिजिट और ये डिजिट किससे कटनी चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। जैसे मान लो एक संख्या लिख रहा है 3 4 6 और 1 6। अब देखो दो संख्या जो 16 है, 4 चौको 16 कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या 4 से भाग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही 8 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसका लास्ट का 3 डिजिट 4 8 से कट जाए, 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। जैसे 3 है 6 है 7 है 5 है 1 है 2। देखो 512 जो है ना वो 8 से कट जाता है। 8 से क्या होता है? कट जाता है। 512 8 से कट जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512, इसे डिवाइड कीजिए। 8 से कट जाएगा कितना? 512। 8 से कट जाएगा 512, इसीलिए संख्या 512 से कटेगी। बात समझ गए? 512 से बोला 8 से कटेगी, कोई दिक्कत? ऐसे ही सेम 16 जो संख्या है ना 16, इसमें 4 डिजिट किससे कटना चाहिए? लास्ट का 4 डिजिट किससे कटनी चाहिए? ये चारों डिजिट कटने चाहिए हमारा किससे? 16 से। अगर ये 4 डिजिट 16 से कट रहा है तो ये संख्या 16 से कटेगी नहीं, तो 16 से कटेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल अपने मन से लिखेंगे। ठीक है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल। अब देखो ये आया है कैसे? 2 1 2 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कैसे आ रहा है? पता है कैसे? क्योंकि 2 का पावर हम देख रहे हैं। पता है क्या? देखो 2 पे पावर कितना था? 1 था, इसलिए 1 डिजिट देखे हम लास्ट में। 2 पे पावर कितना होगा? 2 होगा, इसीलिए 2 डिजिट देखो आ रहा है लास्ट में। 2 पे पावर कितना है? 3 है, इसलिए कितना डिजिट आ रहा है? 3 डिजिट। 2 पे पावर कितना है? 4 है, इसलिए कितना डिजिट आ रहा है? 4 डिजिट। 2 पे पावर 5 होगा, 5 डिजिट। 2 पे पावर 6 होगा तो 6 डिजिट। लेकिन ऐसे हम चेक करते हैं, क्योंकि उतना पूछता नहीं है, उतना पूछेगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए 3 से वो संख्या कटती है ना, 3 से वो संख्या कटती है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या हो जाए? सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से। वैसी संख्या जिसका सम डिजिट यानी संख्याओं को जोड़ने पे वो 3 से कट रहा है, तो वो संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। वैसी संख्या जैसे 3 है 6 है और ये 1 है और ये 1 है और ये 8 है। ठीक है, मैं मान लीजिए ऐसी एक संख्या है, तो ये संख्या हमको चेक करना 3 से नहीं कटे। कैसे चेक करेंगे? इसको पहले जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 और 1 10 और 8 18। 18 देखो 3 से कटता है कि नहीं कटता? कटता है ना 3 से, तो 3 से कटता है तो ये संख्या 3 से कट जाएगी, कोई दिक्कत है? यानी कि इसका सम ऑफ डिजिट किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। सिंपल एकदम। ठीक है, 5 से डिविजिबल वो संख्या होगी, 5 से वो संख्या कटेगी जिसका अंतिम का डिजिट 0 या 5, या तो 0 हो, बस इसका दो ही कंडीशन, या तो 0 हो और या तो 5 हो। लास्ट वाला जो डिजिट है या तो 0 हो या तो 5, वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। सबसे आसानी से चेक कर सकते हैं। 7 वाला भी बता रहा है अलग से। देखो 9 वाला, देखो 9 वाला भी वही है, सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ
डिजिट डिविजिबल बाई 9। सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। जैसे 3 का नियम है ना, सेम वैसे ही 9 का नियम है, लेकिन कंडीशन है ये 3 से कट सकता है और ये 9 से कटना चाहिए। समझ गए बातों को? 9 से कटना चाहिए। इसका सम ऑफ डिजिट किससे कटना चाहिए? 9 से। जैसे एक एग्जांपल ले रहा, जैसे डिजिटल सम वाला हुआ है। डिजिटल सम ही है, ये डिजिटल सम ही है। डिजिटल सम सम फैक्टर भी आसानी से कर सकते हैं, डिजिटल सम से डिवाइड भी कर सकते हैं। डिजिटल कहेंगे तो डिजिटल सम का एक क्लास ले लेंगे पूरा बढ़िया, पूरा उसका विस्तार कर देंगे डिजिटल सम का। लेकिन एग्जाम बात है आएगा ही नहीं आप लोग के इंग्लिश में। जब फाउंडेशन में पढ़ाएंगे उसको डिजिटल सम पूरा पढ़ा देंगे, 2 दिन का क्लास लगाते हैं। देखिए यहाँ से जैसे इसका 7 है, 9 है, 16 और 3 और 1 है 8 है। जैसे मान लीजिए ये एक संख्या है, इसका देखेंगे कि ये 9 से कटने वाला है कि नहीं है। तो इसका पहले सम ऑफ डिजिट करेंगे। देखो 9 और देखो अलग-अलग भी काट सकते हो। 8 1 9 कट गया, 9 से कट गया और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। देखो अलग-अलग भी काट सकते हैं। देखो जहाँ-जहाँ 9 दिखे उसको काटो, 9 कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। यानी कि पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 9 से कट जाएगा। अलग-अलग भी काट सकते हैं, हमारा मर्जी। अब 11 से कटने वाली संख्या देखिए, 11 से वो संख्या कटती है, अल्टरनेट संख्या को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। अल्टरनेट संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे मान लो 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से कौन-कौन सी संख्या कटेगी इसको हमको देखना है, चेक करना है। जैसे मान लीजिए 11 से कटने वाली एक हम संख्या ही ले रहे हैं। कौन सी संख्या है? 11 से कटने वाली एक संख्या 1331, ये 11 से कटता है, ये हम लोग को याद है। लेकिन 11 का क्यूब होता है, 11 क्यूब होता है। अब इसको चेक करने का एक तरीका है, तो कैसे चेक करेंगे? या तो सामने वाला में से घटा दो और या तो पीछे वाला में से घटा दो। आपका मतलब देखो हम इसमें से 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 1 में से जब 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। -2 आएगा। अरे बड़ी छोटी वाली संख्या में से बड़ा वाला घटा माइनस ही ना आएगा, माइनस में आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -2 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो 0 आएगा। देखो जोड़ने पे या तो 0 आए और नहीं तो 11 से कटने वाली संख्या है। तो हमारा वो क्या होगा? 11 से वो संख्या कटेगी नहीं तो 11 से कटेगी नहीं। ये हमारा सिंपल सा होता है। अगर मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन दे दें 3 2 5 ऐसे क्वेश्चन दे दें, हमको नहीं पता कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, वैसे नहीं कटेगा क्योंकि दिया ही नहीं है। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे? देखो अब घटाएंगे, सबसे पहले घटाएंगे या तो सामने वाला सेट। अब देखो एक कम पड़ रही संख्या ना तो एक 0 लगा लेंगे, जब भी संख्या कम पड़ती है 0 लगा लेते हैं। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3, नहीं समझे? -3 आएगा ना। अब 0 में से 3 घटाएंगे तो ये भी -3। अब 3 और 3 6 और 4 जोड़ेंगे तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है तो ये कटेगा 11 से नहीं कटेगा। बात समझ गए? जल्दी लिखिए, फोटो खींच लीजिए। 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से 4 ऑप्शन दे रहा है। पूछेगा कि कौन सी संख्या 18 से कटेगी, बताइए 18 से कौन सी संख्या कटेगी? तो वैसी संख्या पहले 18 को फैक्टर करेंगे, वैसी संख्या जो 9 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए। तो 2 से कटने का कंडीशन है कि लास्ट में देखेंगे चारों में से कौन से डिजिट में, अभी उसमें आया क्वेश्चन 18 वाला ही दिया है। देखेंगे सबसे चारों में से कौन सा ऑप्शन है, सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, छोटा वाला सबसे पहले चेक करते हैं। छोटा वाला संख्या है जो 2 है, तो 2 से संख्या कौन सी कटती है? जिसका लास्ट का डिजिट 2 से कट जाए तो 0, 2 संख्या 2 से कट जाएगी, पहला वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा तो ठीक है वो ऑप्शन। और दूसरा 9 से भी चेक कर लेंगे, 9 से डिविजिबिलिटी क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। तो 2 तरीके जब वेरीफाई करेंगे तब जाकर हमारा आंसर आएगा। समझ लो बातों को? कल को ये क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, हां उसमें नहीं रहेगा। हां देखो ध्यान से, यही सोच है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अब इसमें मान लो कि पूछ दे कि बताइए 22 से कौन सी संख्या कटेगी, तो वैसी संख्या जो 2 से भी कटे, 2 से भी कटे और 11 से भी कटे, वही संख्या ना 22 से कटेगी। तो 2 वाला डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद 11 वाला चेक करेंगे। समझ गए बात? 2 वाला ही चेक करोगे तो 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन बाहर हो जाएगा। वैसे ही 88 बताइए। अब 88 का होगा, 88 में क्या है? 88 में 8 का चेक कर लेंगे, है कि नहीं? 8 का चेक कर लेंगे, 8 वाला बताया ही है, और 11 वाला चेक कर लेंगे। 8 वाला बताइए लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से, है कि नहीं? 99 का 99 का 9 और 11 से चेक कर लेंगे, जो भी आए उसका फैक्टर करके चेक कर लेंगे। समझ रहे? अब देखो 99 का जैसे मान लो 99 को पूछते हैं, देखो आसानी से कैसे चेक करेंगे, ये तो सबको पता है 9 से 11 चेक कर लेंगे, लेकिन आसानी से कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 9 वाला चेक करो, 11 वाला चेक करो। 9 वाला चेक करोगे ना तो 2 ऑप्शन वैसे ही बाहर हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद 11 वाला चेक करो, सबसे पहले छोटा वाला चेक करो, उसके बाद बड़ा वाला चेक करो। छोटा वाला चेक करोगे ना तो 2 ऑप्शन वैसे ही बाहर, कंफ्यूजन कम हो जाएगा ना। तो 11 से चेक करो, 2 ही ऑप्शन को चेक करना होगा। वैसे चारों को चेक करोगे 11 से, सबसे बड़ा डिविजिबिलिटी 11 का ही होता है, समझ गए? सबसे लेंदी, बाकी सब आसान होता है, सबसे छोटा 5 का होता है सबसे आसान। अब 7 वाला देखो ध्यान से, 7 वाला तो बहुत अच्छा है। देखो 7 वाला कौन सी संख्या कटेगी? देखो जैसे मान लो
कि एक 343 करके एक संख्या दे दें, कोई दिक्कत है? पूछे कि बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणा करेंगे किससे, 2 से कि 7 से, 1 मिनट रुक जाओ, हम चेक कर रहे हैं, भूल रहा है। 2 से गुणा करेंगे 6 होगा, 6 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 होगा, ठीक। हाँ अब देखो इस संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले दो गुना करेंगे, क्या करेंगे, दो। तो 3 को 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 यहाँ लिखेंगे। अब बचा क्या, 34 ना, तो 34 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 6 को, तो 34 में से 6 को माइनस करोगे कितना होगा, 28। अब देखो 28 जब आएगा तो देखो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो ये संख्या 7 से कट रहा है। लास्ट का अंक को दो गुना लास्ट करके, अंक को दो गुना करके घटाते हैं पूरे में से घटाना हाँ, है। अब देखिए ध्यान से, जैसे पूरे में से नहीं घटाना, उसको छोड़ के। हाँ, उसको छोड़ के, जैसे मान लीजिए थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जी। देखो ध्यान से, अब इसको हम क्या करेंगे, दो दो गुना करेंगे। करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चार। अच्छा, तो इसमें सब 4 को माइनस करेंगे ना, जी। तो 4 को माइनस करेंगे, डायरेक्ट माइनस कर देना, तो 700 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब देखो इसको भी चेक करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, तो फिर इसको डबल करो, जितना बार मर्जी उतना बार कर सकते हो, फिर इसको डबल करेंगे, तो 2 गुना करेंगे, तो 4 गुना 8, 8 इसमें 78 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो 74 हो जाएगा, 74। अब देखो 74 आसानी से चेक करते हो, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा नहीं कटेगा। जब तक तुमको आसानी ना लगे ना तब तक डबल करके घटाते जाओ। अब देखो इसको भी डबल करो, तो 4 गुना 8, 4 गुना 8 हो जाएगा। अब देखो 8 में 7 माइनस 1 कटता है, नहीं कटता है ना, चेक करो, डायरेक्ट भी चेक करो, नहीं तो डायरेक्ट चेक कर लो, डायरेक्ट 7 से भाग दो, तो चेक करो, नहीं तो ऐसे डिविजिबिलिटी खुलेगी। डबल शून्य की संख्या हिंदी में लिख देना, ऐसे लिखते हैं ना, शून्यों की संख्या। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कोई एक संख्या देगा, बताइए कि इस संख्या में कितने शून्य आएगी, कितना शून्य आएगा, वो हमको क्या करना है, काउंट करके बताना पड़ेगा। जैसे मान लो पूछ दे, जैसे मान लो कि पूछ दे 25 250 में 250 तक जब हम संख्या लिखेंगे तो उसमें कितना जीरो आएगा। अब तो बैठ के निकालते रह जाओ, छोटी संख्या समझ लेते हैं, बड़ी संख्या निकालेंगे अभी, है कि नहीं? तो समझ लीजिए, देखिए देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, हमको याद है, देखिए n और बटा में 5 का पावर मैक्सिमम करते हैं, 5 का पावर 1 है प्लस n और बटा में 5 पे पावर 2 प्लस n और बटा में 5 पे पावर 3 प्लस n 5 पे पावर 4। ऐसे ही हमारा, ये समझे, अब समझा रहे देखो ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जीरो अभी फैक्टर निकालना सीखेंगे, फैक्टर कितना होता है वो सब भी अभी फॉर्मूला होता है बहुत सारा। देखो ध्यान से, 250 था, 250 था, पूछ रहा है इसमें कितना जीरो आएगा। सबसे पहले इसको लिखना शुरू करेंगे। देखो n की जगह पे संख्या हमारा आ रहा है, तो n हमारा कितना है, 250, कोई दिक्कत है। अब बटा में कितना आ जाएगा, 5 प्लस n की जगह कितना है 250, बटा में कितना आ जाएगा 25 ना, 25। जब तक इससे बड़ा ना आ जाए, तब तक हम लिखते जाएं, समझ गए आपको। अब देखो ध्यान से, n का वैल्यू कितना है 250, अब 5 में 25 बचे 125। अभी तक देखो छोटा था ना, लेकिन अगला देखो 250। अब देखो अगर इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है 625, इससे बड़ा हो गया ना, यहीं तक लिखेंगे, समझ गए बात को, जहां तक आएगा वहीं तक लिखेंगे, बात समझ रहे हो। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 में 50 और प्लस एक यहाँ कितना आएगा 10, यहाँ कितना आएगा 2। देखो हम लोग गलती गिन रहे थे, 50 और 10 60 2 62, जीरो की संख्या कितनी आएगी 62 जीरो आएगा। फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर, देखो दो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फैक्टर का, नंबर्स ऑफ फैक्टर, और एक होता है सम ऑफ फैक्टर। ये टेट का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें पूछा था, जो अमित नहीं है वो हमसे फोन करके पूछे थे, तुम बताए थे, और वो एग्जाम में गया था तो पूछ दिया था वही नंबर फैक्टर सम ऑफ फैक्टर दोनों पे आया था क्वेश्चन टेट में। वो टेट का एग्जाम दिए थे ना, तो वहां उसमें पूछा था, हमसे फोन करके पूछे कि सर बताइए थोड़ा फॉर्मूला भूल गया, हम घर पे थे तुरंत बताया उनको, तो लिख के फिर जाके एग्जाम दिए तो पूछ लिया था, ये फॉर्मूला दोनों पूछा था। देखो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जैसे n पे पावर, जैसे मान लो सपोज दैट x कोई संख्या है, x y z उसका 3 फैक्टर हो रहा है, x y और z उसका 3 फैक्टर हो रहा है। अभी समझाएंगे x y z में p, चलो मान लो x y z ही मान लो, इस पे पावर p आ रहा है, इस पे q आ रहा है और इस पे r आ रहा है। अब देखो ध्यान से, इसको हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं,
उसके बाद देखो एक और, जैसे मान लो कोई संख्या n बराबर है, कि n बराबर है, n बराबर x पे पावर p है और y पे पावर q है और z पे पावर क्या है r है, x y z a b c d और भी आ सकता है, ऐसा मत थोड़ा खाली इतना ही है, मतलब 3 से समझ लेंगे सारा कांसेप्ट क्लियर। ठीक है, सम फैक्टर क्या होता है देखो ध्यान से, सम फैक्टर होता है कि x पे पावर, जैसे मान लो x पे पावर 0 0, फिर x पे पावर 1, x पे पावर 2, x पे पावर p तक जाएगा, x पे पावर p तक जाएगा। अभी समझाते सम हैं, फैक्टर में केवल x पे पावर सम p तक संख्या जाएगा। लिखा जाएगा, सो देखो नहीं सम समझ, देखो ध्यान से, सम नहीं है, तीनों अरे सम आएगा। मतलब वो तुम इवन नंबर थोड़ा समझ रहे हो, सम मतलब जोड़, सम मतलब ऐड होता है, जोड़। देखो ध्यान से, अब इसका मतलब क्या होगा, अभी अच्छा चलो सारा लिख दे रहे हैं पहले, y पे पावर 0, y पे पावर 1, y पे पावर 1, y पे पावर 2, ऐसे ही y पे पावर कितना हो जाएगा, y पावर q है ना, तो q तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा z पे पावर 0 प्लस z पे पावर 1 z पे पावर 2 z पे पावर कहाँ तक जाएगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कल को एक फैक्टर दे दे, जैसे मान लो क्वेश्चन, मान लो संख्या एक दिया हुआ है कि 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 5 है और 7 पे पावर 2 है, ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं और बताइए कि इसका सम फैक्टर कितना हो, यानी कि जितना भी इसका फैक्टर होगा ना सबको जोड़ देंगे तो कितना आंसर आएगा। ये बड़े एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप लोग को बता देना सम फैक्टर क्या होगा, मतलब सभी संख्या इसका पहले फैक्टर करेंगे और सभी फैक्टर को जब जोड़ेंगे तब कितना आएगा। जैसे इसका फैक्टर अगर करोगे तो देखो इसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 3 बार आएगा, फिर इसमें 1 1 आएगा, फिर 3 3 5 बार आएगा, है कि नहीं आएगा, 7 इसमें आएगा, फिर 1 भी आएगा, फिर 7 भी आएगा, वाला 7 सिस्टम है मतलब कि 2 का क्यू करके 3 का मतलब 5 मतलब क्यू करके और उसको जोड़ के गुणा करके लास्ट में जो ना वैसे थोड़े होगा। इसका फैक्टर देखो क्या पूछ क्या रहा पहले वो देखो, इसका पूछ रहा नहीं पता है कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, यानी कि जितना भी इसका फैक्टर है ना, जितना फैक्टर होगा उसको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा। जैसे 2 का फैक्टर कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 तो हो सकता है ना, अरे 2 2 2 3 बार, लेकिन एक भी तो आएगा, एक भी तो इसका फैक्टर होता है, तो एक एक भी आएगा। फिर इसमें देखो 3 में, फिर 3 में 5 तो 3 ही आ रहा है 5 तो 3, तो उन सबको जोड़ने बैठेंगे तो जोड़ते रह जाएंगे। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले x y z तुम किसी को मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले है हमारा 2 2 पे पावर कितना है 3 तक, 2 पे पावर सबसे पहले 0 लिखेंगे, प्लस 2 पे पावर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 पे पावर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 पे पावर कितना लिखेंगे 3, क्योंकि 3 तक था इसलिए 3 तक लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो इनटू, अब y वाला 3 पे पावर कितना, तो 3 पे पावर क्या लिखेंगे 0, 3 पे पावर क्या लिखेंगे 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 और 3 पे पावर, चलो लिख के दिखाओ, लिख के सॉल्व करके दिखाओ, इस सबको गुणा करेंगे और इन सबको गुणा करेंगे तब जाकर आंसर आएगा, करके दिखाओ। सर तो बड़ा बड़ा है, सर प्लस रहेगा। हाँ प्लस रहेगा, प्लस प्लस बना लो, तो सबका मतलब वो स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा क्या? नहीं स्क्वायर नहीं, इसका वो निकालना पड़ेगा, चलो हम कर ही दे रहे हैं। हाँ एक फिर 3 पे पावर क्या हो जाएगा 5, स्क्वायर क्यों निकालना, देखो 5 तक था इसलिए 5 ही तक है। 7 पे पावर कितना है 0, 7 पे पावर कितना है 1 होगा, 7 पे पावर कितना होगा 7 पे पावर कितना होगा 2 होगा, यही तक जाएगा। अब देखो 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, पता होना चाहिए। किसी भी संख्या पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 3 3 का 29, 3 3 का 29 27 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे, 3 पे पावर 0 तो 1 होगा, सर वो 27 नहीं होगा सर, 2 में 4 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8 होगा सर, ये 8 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 ही हो जाएगा, ये 3 3 के 3 3 29 27 ही होगा, 3 3 29 27 3 81 होता है। अब 81 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 7 के 21, कितना आ रहा है क्या 81 3 नहीं 81 3 ना, ठीक है। और अब देखो इनटू 7 हो जाएगा, 7 पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस 7 से 7 करना 7 और 7 से सर तो 3 पर 5 नहीं होगा हैं? अच्छा हाँ हो गया 3 पावर 5 तक होगा, 5 तक था। अब इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे और जितना आएगा ना सबका एक बार क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा, समझ रहे हो, बहुत बड़ा आंसर आएगा।
इसका भी देखिए बता दे रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ फैक्टर का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है p+1 इंटू q+1 और इंटू r+1। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको कर देंगे तो हमारा इस पे आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 11 में सर कोई दिक्कत नहीं अभी। अभी और कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, बहुत कंसेप्ट है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उतना नहीं